हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया था कि मैं कक्षा 7वीं के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी की वार्षिक परीक्षा 2025 के जो प्रश्न हैं वो सारे के सारे प्रश्न बताऊंगी कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। उसके अलावा स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर हम आपकी वार्षिक परीक्षा की पूरी तैयारी आपको इन प्रश्न उत्तरों के माध्यम से करवाते हैं। सारे के सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, उनके आंसर्स आपको बताते हैं ताकि एग्जाम के अंदर जो है आपकी बहुत अच्छे से हेल्प हो सके। सो नाउ स्टूडेंट्स, अभी आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो कक्षा 7वीं के विद्यार्थी हैं उनका विज्ञान विषय का पेपर मैं यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका जो पेपर है आपका 100 नंबर का आपका पेपर आएगा। 3 घंटे से अधिक आपको यहाँ पे समय मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो 3 घंटे का पेपर है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आप लोग मेरी स्क्रीन पर ध्यान से देख सकते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, जिसमें आपको सही विकल्प चुनने हैं। तो सारे के सारे आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे हम इसका जो पहला पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इसका पहला पार्ट क्या है, जल सभी सजीव जीवों के लिए। जो जल है, जितने भी जीवित जीव हैं उनके लिए कैसा होता है जल? आवश्यक है, अनावश्यक है, या फिर आवश्यक और अनावश्यक दोनों है, या अच्छा है? सो नाउ स्टूडेंट्स, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये सबको पता होता है कि जो जल है वो सभी सजीव जीवों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। फिर दूसरा क्या है, जल की कमी के लिए उत्तरदायी। जल की कमी के लिए उत्तरदायी क्या है? इसमें जल का अधिक दोहन करना, यह जो है आपके जल की कमी के लिए उत्तरदायी है। मृदा से पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है। यदि हमें मृदा से पोषक तत्व प्राप्त करने हैं तो उनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता हमें किस चीज की होगी? हमें आवश्यकता होगी स्टूडेंट्स खाद की। फिर अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें पूछा है ह्यूमस होता है किसमें? किसमें होता है ह्यूमस? सो स्टूडेंट्स, जो ह्यूमस है वो होता है आपका इन सभी में, यानी कि गोबर की खाद में आपको ह्यूमस देखने के लिए मिलेगा, मृत जीवों में मिलेगा, सड़े गले पदार्थों में, इन सभी में आपको ह्यूमस देखने के लिए मिलेगा। फिर आपका अगला जो है उसमें पूछा है जल में होती है, जल में कौन सी मृदा होती है? तो जल में जो मृदा होती है वह आपकी कौन सी होती है स्टूडेंट्स? दुमटी मृदा होती है। इसके बाद हम यहाँ पर रिक्त स्थान भरेंगे। जल की अवस्थाएं डैश होती हैं। जल की 3 अवस्थाएं होती हैं स्टूडेंट्स। पहली आपकी ठोस, ठीक है, दूसरी आपकी द्रव्य, और तीसरी क्या होती है स्टूडेंट्स? तीसरी आपकी होती है गैस। तो जो जल है वो हमें 3 अवस्थाओं में देखने के लिए मिलता है। जैसे कि जो आपकी बर्फ होती है वह आपका ठोस है, आपका जो नॉर्मल पीने का पानी है वो द्रव्य है, और गैस यानी कि जब आप पानी को गर्म करते हैं तो वो भाप बन के उड़ता है वाटर वेपर्स में, तो वो हमें गैसीय अवस्था में दिखाई देता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है संसार के विभिन्न भागों में हम क्या देखते हैं कि जो जल है वो पूरे संसार में पाया जाता है। तो लेकिन हम यहाँ पर एक चीज क्या देखते हैं कि संसार के विभिन्न भागों में जल का जो वितरण है वो हमें कैसा देखने के लिए मिलता है? असमान देखने के लिए मिलता है। तो कहीं पर जल ज्यादा है, कहीं पर जल कम है। जल का उपयोग डैश के लिए भी किया जाता है। किस चीज के लिए किया जाता है जल का उपयोग? विद्युत। जब हमें बिजली बनानी होती है तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। अनेक स्थानों पर जल भंडारण और जल की पुनः पूर्ति करने के लिए डैश बनाने की प्रथा है। हम क्या देखते हैं कि बावड़ियां जो होती हैं उनको बनाने की प्रथा रहती है, जिसमें हम क्या करते हैं? जल का भंडारण करते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है डैश के कारण जल की समस्या हो सकती है। किसके कारण जल की समस्या हो सकती है स्टूडेंट्स? औद्योगिकीकरण के कारण। आजकल हम क्या देखते हैं कि उद्योग बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो औद्योगिकीकरण के कारण हमें जल की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। तो इस प्रकार से आपने सारे के सारे एमसीक्यूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर लिया है। आपको इन सबको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। हो सकता है कि इनमें से कोई भी आपके पेपर में आ जाए। अब यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है जल संग्रहण किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, जल संग्रहण क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ।
जब भी हम वर्षा का जो जल होता है, ठीक है, वर्षा के जल को जब हम एकत्रित करते हैं या उसे संरक्षित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जल संग्रहण कहते हैं। समय का जो मात्रक है वह आपका सेकंड होता है, सेकंड, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक है। समय का मात्रक सेकंड्स होता है। फिर हम भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ये बहुत ही बेसिक है। हम जो अपना भोजन है वह पौधों से, जानवरों से प्राप्त करते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतन कोण वह होता है जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है, ठीक है। तो एक आपकी कौन सी किरण होती है, एक होती है आपकी आपतित किरण और दूसरी आपकी क्या होती है, अभिलंब किरण जिसे हम नॉर्मल भी कहते हैं, ठीक है। इनके बीच में बनता है आपका, उसको हम कहते हैं आपतन कोण। लेंस का प्रमुख अक्ष क्या होता है, तो जो लेंस का प्रमुख अक्ष है स्टूडेंट्स, वह एक काल्पनिक काल्पनिक सीधी रेखा होती है। क्या होती है, काल्पनिक सीधी रेखा होती है जो आपका लेंस है, ठीक है। और लेंस के केंद्र से होकर, ठीक है, लेंस के केंद्र से होकर उसके दोनों वक्रतल केंद्रों को जोड़ती है, ठीक है। किसको जोड़ती है, उसके दोनों वक्रतल केंद्रों को जोड़ती है। देन आपके और भी क्वेश्चंस हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस कौन से पदार्थ होते हैं स्टूडेंट्स, जिनके जो कण होते हैं ना, उनकी संरचना हमें ज्यामितीय संरचना में वो व्यवस्थित हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें आपका हीरा आता है, ठीक है, आपका नमक, चीनी, ये सब आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। फिर आपका विद्युत धारा के प्रवाह के बारे में आपको बताना है। तो जो ये होती है ना, विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वह जो आपके आवेशित कण होते हैं उनकी गति के कारण होता है। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि पथमापी, पथमापी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर सकते हैं कि जो आपका पथमापी है यह क्या है। पथमापी आपका एक प्रकार का स्टूडेंट्स उपकरण है। क्या है, उपकरण है। और इसका उपयोग गैस या द्रव में दाब को मापने के लिए होता है। तो इसका उपयोग किसको मापने के लिए होता है, दाब, दाब यानी कि प्रेशर, प्रेशर को मापने के लिए होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन कि जो आपकी मृदा है वह किसे कहते हैं, तो मृदा क्या होती है, मृदा ऊपरी सतह की परत है। क्या है मृदा, मृदा ऊपरी सतह की परत है जो चट्टानों के अपक्षय से बनती है। किससे बनती है, चट्टानों के अपक्षय से बनती है, जिसमें पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक खनिज और जैविक पदार्थ होते हैं। तो मृदा के अंदर हम क्या देखते हैं कि उसके अंदर पौधों के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए खनिज और क्या मिलते हैं उसके अंदर स्टूडेंट्स, जैविक पदार्थ उसमें हमें मिलते हैं। वनों के दो उपयोग आपको लिखने हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे सारे बच्चे अपने आप भी कर सकते हैं कि जो वन है उनसे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है और वन से लकड़ी, औषधि और बाकी के जो प्राकृतिक संसाधन है वो हमें वनों से प्राप्त होते हैं। देन जो आपका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न दिए गए हैं पूरे 5, उनके उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले आपका क्या है प्रश्न कि जो आपके लवण होते हैं, लवणों के आपको 5 उपयोग बताने हैं। लवणों के 5 उपयोग के अंदर आप क्या क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे एक तो खाने के लिए उसके खाद्य उपयोग, लवणों का पहला उपयोग खाद्य उपयोग, फिर इसका उर्वरकों में उपयोग होता है, देन इसका औषधियों में उपयोग होता है ना, उद्योगों में होता है, जल के शुद्धिकरण में होता है। ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, आपके 5 उपयोग हो जाएंगे, जिनको आप लोग पूरा डिस्क्राइब करके लिखेंगे कि जल के शुद्धिकरण में भी इनका उपयोग होता है। फिर आपका अगला है कि विद्युत से चुंबक तत्व किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो होते हैं, ये दोनों जो होते हैं ये एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको मृदा के गुण बताने हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि आप बताएंगे मृदा के भौतिक गुण, सबसे पहले भौतिक गुण में इसके कणों का आकार, संरचना और इसकी जल धारण करने की जो क्षमता है वो इसके भौतिक गुणों में आती है। फिर इसके क्या होते हैं स्टूडेंट्स, फिर इसके होते हैं रासायनिक गुण, रासायनिक गुण होते हैं मृदा के। फिर मृदा के होते हैं आपके जैविक गुण। फिर जल अवशोषण क्षमता होती है मृदा की, और क्या होती है मृदा की उर्वरता। इन सब के बारे में आपको इस आंसर में बताना है।
फिर वन उन्मूलन की हानियां, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि अगर हम वनों की कटाई करते चले जाएंगे तो उससे हमें कौन कौन सी हानियों, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। क्या क्या होगा वन उन्मूलन से बच्चों? बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला जो आप इसके अंदर बताएंगे वो आप बताएंगे कि इसकी वजह से जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण में असंतुलन आ जाएगा। तो वन उन्मूलन से पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। दूसरा जो मृदा है, मृदा का अपरदन हो जाएगा, मृदा अपरदित हो जाएगी। आपकी जलवायु में परिवर्तन आ जाएगा, जलवायु में परिवर्तन आ जाएगा क्योंकि हम वनों की कटाई कर देंगे। और जो आपकी जैव विविधता है, यानी कि जो भी आपके जानवर, पेड़ पौधे, जैव विविधता का आपको नुकसान देखने के लिए मिलेगा। अब एक बात बताओ, वनों में जो रहने वाले जानवर, पेड़ पौधे हैं, वो सब कहाँ जाएंगे अगर हम वनों को काट देंगे? और आपको जल संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये सारे आप बताएंगे वनों उन्मूलन की हानियों में। फिर आप बताएंगे कि स्पेक्ट्रम क्या है। तो स्पेक्ट्रम स्टूडेंट्स, जो जिसमें हम क्या देखते हैं स्पेक्ट्रम में, जो आपका प्रकाश होता है, यानी जो आपकी लाइट होती है, उसके विभिन्न रंगों में उसे विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो लाइट को जब हम उसके 7 रंगों में, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में इसका विभाजन करते हैं तो एक स्पेक्ट्रम बनता है। और ये हम कैसे देख सकते हैं? इस घटना को हम लोग प्रिज्म की सहायता से देख सकते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अपने विज्ञान के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे अभी मैं आपके और भी जो पेपर हैं वो लेकर आऊंगी और हो सकता है कि उनमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएं।